Hello students, welcome to the amazing platform of Physics Wala. Welcome to the Arjuna NEET Fast Track Batch my dear students. आज हम आ गए हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 7 पर. तो बेसिकली अभी तक हमने बहुत सारी चीजें समझ ली, बहुत सारी डेरिवेशंस कर लिए, बहुत सारे फॉर्मूलाज कर लिए. तो बेटा इस चैप्टर को एक्सेल करने के लिए एक तो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ही है. उसके अलावा जितने भी हमने फॉर्मूलाज किए हैं, जो भी मैंने आपको बॉक्सेस बना के हैशटैग जिन पे लगाया है, मेरी एडवाइस ये है कि वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आप एक शीट पर जरूर लिख लीजिए, जिसे आप अपनी फॉर्मूला शीट भी कह सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, यस. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज बेटा हम एंट्रोपी जो हम स्टार्ट कर चुके थे उसका थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे. उसके बाद में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे एंड ऑल्सो वील बी स्टार्टिंग अबाउट द गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है, आज का लेक्चर भी कल के लेक्चर की तरह इजी होने वाला है, ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं. उससे पहले एक सेकेंड रुक जाओ, मैम को गर्मी लग रही है, राइट? यस. तो अब हम इसको शुरू कर सकते हैं. नहीं नहीं नहीं, अभी हमें एक बार एसी का रिमोट चाहिए. कोई कहेगा मैम आप भी ना कमाल हो, जैकेट पहन रखी है और एसी चला रहे हो. बेटा सफोकेशन हो जाता है जब रूम बंद होता है, तो कभी कभी जरूरत पड़ती है, क्या करें. ठीक है, ओके चलो अब हम शुरू कर सकते हैं हमारा लेक्चर. ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ में वील स्टार्ट अ लेक्चर. ओके, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो बेटा अगर मैं आपको एंट्रोपी याद कराऊं तो हमने क्या पढ़ा था मैम, एंट्रोपी जो होता है ना वो कुछ भी नहीं होता, उसे हम कहते थे दैट इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस. ठीक है, मेजर ऑफ रैंडमनेस. ठीक है, कितना रैंडमनेस है उतना वो मेजर होता था और एंट्रोपी से हम उसे मेजर करते थे. इतना तो आपको पता था. इसके अलावा बेटा हमने ये देखा था कि एंट्रोपी जिस साइड ज्यादा होती है, जबकि एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी जब पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन जो होती है या फिर जो आपका सिस्टम है, जो भी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होता है. ठीक है, अब हम कुछ कुछ अमेजिंग सी चीजें करने वाले हैं. सबसे पहले हम चेंज इन एंट्रोपी का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ठीक है, कहां से आया कैसे आया आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता रही हूं एंड यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो चेंज इन एंट्रोपी होता है जिसे हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. यहां पे बेटा कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, सबसे पहले डेल्टा एस क्या है, क्या है, चेंज इन एंट्रोपी. ठीक है, तो ये है आपका चेंज इन एंट्रोपी. दूसरा बेटा अगर आप क्यू रिवर्सिबल की बात करोगे तो ये क्या है, हीट ट्रांसफर्ड इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस. तो हीट ट्रांसफर्ड इन रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, चलो नेक्स्ट जो बेटा T है ना, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर है. इनिशियल टेम्परेचर है. अब ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि मैम ये इनिशियल टेम्परेचर से आप हमें क्या बताना चाहते हो. ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखना, डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, क्यू रिवर्सिबल यानी कि आपका प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमेशा आप हीट जो लोगे वो उस प्रोसेस को रिवर्सिबल कंसिडर करके ही लोगे. ठीक है, यस. नेक्स्ट है बेटा टी टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर जो है वो केल्विन में तो होगा ही होगा. ऑल्सो बेटा ये होता है इनिशियल टेम्परेचर. जब आप मेजरमेंट करना शुरू करते हो, जब एंट्रोपी चेंज देखना शुरू करते हो, तो इनिशियली क्या टेम्परेचर होता है, वो होता है आपका टी टेम्परेचर. ठीक है, यस. सो नाउ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, बहुत सारे दिमाग में सवाल आएंगे, तो हर एक सवाल को अब हम आंसर करेंगे. जस्ट अ सेकेंड बेटा. ठीक है, हम हर एक आंसर को करेंगे. तो अब हम शुरू करते हैं. आज ना बहुत दिक्कतें आ रही हैं यार, आज तो स्टूडियो में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट ठीक है चलो. ओके, तो यहां से हमें अब इस चीज को समझना है. अब कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आपके मन में आ सकते हैं वो ये आ सकता है कि मैम आपने चेंज इन एंट्रोपी के लिए आपने हीट को ही क्यों कंसिडर किया, आपने वर्क को क्यों नहीं कंसिडर किया. मैम हो सकता है ना कि वर्क डन, जो भी काम कर रहे हैं उससे एंट्रोपी चेंज हो जाए. तो चलो बेटा अब आपको इसके लिए कुछ वर्ड्स कुछ अंडरस्टैंड करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि जब हम बात करते थे हीट की, तो हम हीट को क्या कहते थे, इट इज अ अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये क्या है बेटा, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ठीक है, तो
तो यार जब अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, रैंडमनेस क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड ही होती है। तो अगर आप एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो जो अनऑर्गेनाइज्ड है, वो ज्यादा रैंडमनेस कॉज करेगा। तो इसीलिए आप हीट दैट इज हीट क्यू को लेते हैं हम, क्योंकि हमें अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए, हमें रैंडमनेस चाहिए। ठीक है, पहली बात समझ आई। दूसरी बात बेटा कि अगर आप पूछोगे कि मैम हम रिवर्सिबल ही क्यों ले रहे हैं, हमें रिवर्सिबल क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बेटा रिवर्सिबल जो होता है वो बहुत छोटे 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 स्टेप्स में होता है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स से अनऑर्गेनाइज्ड रैंडमनेस आती है। ठीक है, यस। अब जब आप हीट को इनफाइनाइट स्टेप्स में दोगे तो बेटा रैंडमनेस जो होगी वो ज्यादा होगी। वन स्टेप में अगर आपने दे दिया, सिंगल रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, वन स्टेप, अगर वन स्टेप में हो गया तो उतनी रैंडमनेस नहीं कॉज होगी जितना एक रिवर्सिबल प्रोसेस में जिसमें इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं उसमें रैंडमनेस कॉज होगी। राइट, यस। तो इसीलिए हम हीट रिवर्सिबल ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा हीट रिवर्सिबल ही लेनी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बेटा, आप टेम्परेचर जो है वो आप इनिशियल टेम्परेचर लेते हो। अब इसका मतलब समझना कि मैम यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो मैम चेंज इन एंट्रोपी घट रहा है। बेटा अब आपको इसका मतलब समझना है, क्योंकि मैम मैंने तो ये सोचा था कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हीट मिलेगा, और जितना हीट मिलता है उतना ज्यादा मैम अनऑर्गेनाइज्ड नेचर आता है, रैंडमनेस आती है। तो मैम ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था, ये तो आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया है ना। यस बेटा, ये ना कुछ और बता रहा है, ये आपको इनिशियल टेम्परेचर बता रहा है। तो ये समझने के लिए आपको एक छोटू सा कॉन्सेप्ट मैम बताएगी, उससे आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, क्या है वो छोटू सा कॉन्सेप्ट, सोचो। अगर आपके पास में इस तरीके से एक कंटेनर है, ठीक है, आपके पास में इस, अरे यार बॉक्स बनाना था ना, ऐसा एक, ठीक है, आपके पास ऐसा एक कंटेनर है, ठीक है, और सेम ऐसा ही आपके पास एक और भी कंटेनर है। ठीक है बेटा, तो अब इन दोनों के अंदर आपने गैस को डाला हुआ है। ठीक है, समझे कि नहीं? यस मैम। मान लो कि इसका इनिशियल टेम्परेचर जो था, लेट्स से इसका टी इनिशियल जो है वो कितना है बेटा, लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इसका टी इनिशियल जो है वो कितना है, लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हाँ, तो बेटा लेट्स से टी फाइनल जो है वो यहाँ पे आपका कितना है, ये 25 है, तो लेट्स से यहाँ पे आपका जो टी फाइनल है वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस 50, इसको 50 डिग्री सेल्सियस कर दो, और इसका टी फाइनल जो है लेटर से 75 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप दोनों में टोटल चेंज देखोगे तो कितना है, 50 माइनस 25, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है टेम्परेचर में। सेम यहाँ पे जो आपका डेल्टा टी है वो भी 25 डिग्री सेल्सियस है, 75 में से 50 माइनस करोगे तो 25 आएगा। ठीक है, यस। तो यानी कि मैम हम अगर आप ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे भी 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। अब बेटा जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज होता है उतनी ज्यादा एंट्रोपी होती है, उतनी ज्यादा रैंडमनेस होती है। तो यानी कि इसमें और इसमें दोनों में रैंडमनेस क्या होनी चाहिए थी, एक जैसी होनी चाहिए थी, एक जैसा चेंज इनमें आना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इमेजिन करो कि ये ना 25 डिग्री सेल्सियस पे था, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसके पार्टिकल्स जो है पहले भी धीरे धीरे ही मूव कर रहे थे, धीरे धीरे मूव कर रहे थे। ठीक है, हाँ समझ आ रहा है। और बेटा अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है, मैम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा तेज घूम रहे थे, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा तेज घूम रहे थे। ठीक है, हाँ, तो बेटा जब आप दोनों में सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का चेंज करोगे 25 डिग्री सेल्सियस का, तो ये वाले पार्टिकल जो हैं इनमें रैंडमनेस जो होगी वो आपको दिखेगी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो चेंज आया, पहले ये धीरे धीरे चल रहे थे, फिर ये बहुत स्पीड में चलने लग जाएंगे, है ना। यस मैम। तो जब आपका इनिशियल टेम्परेचर कम होता है तो जो चेंज आता है वो ज्यादा विजिबल होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज होता है एज कंपेयर टू जो ऑलरेडी रैंडम नेचर में मूव कर रहे हैं। अगर आपने उसमें उतना टेम्परेचर चेंज कर दिया तो उतना ज्यादा विजिबल नहीं होगा, उतनी ज्यादा रैंडमनेस आ नहीं पाएगी क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा थी। यानी कि अगर आप सेम चेंज कर रहे हो दो अलग अलग बॉडीज के अंदर, अगर एक का टेम्परेचर कम है
दूसरे का टेम्परेचर ज्यादा है, तो जिसका टेम्परेचर कम है ना उसमें रैंडमनेस ज्यादा दिखाई देती है, उसमें रैंडमनेस ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि जो डेल्टा एस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ आपके टेम्परेचर के। ये इनिशियल टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ज्यादा चेंज आएगा एंट्रोपी के अंदर, जितना कम ये इनिशियल टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा चेंज आएगा एंट्रोपी के अंदर। बाकी चेंज इन टेम्परेचर से तो एंट्रोपी में चेंज आता ही है, दैट इज ट्रू कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे उतना ज्यादा एंट्रोपी में चेंज आएगा, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन टेम्परेचर इनिशियल अगर किसी का कम है तो उसमें ज्यादा चेंज दिखाई देगा, ये आपको यहां पे बोला गया है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना कम टेम्परेचर उतना ज्यादा एंट्रोपी में चेंज हमें नोटिस होगा, हमें दिखाई देगा, ठीक है। यस, परफेक्ट, इसे लिख लो। ठीक है, फिर इसे लिख लो। ठीक है, चलो अब बेटा यहां तक तो सारी चीजें क्लियर थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंट्रोपी का कैलकुलेशन करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी को थोड़ा सा फॉर्मूला भी आना चाहिए ना मैम, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा अब हम एंट्रोपी का चेंज जो है वो अलग अलग प्रोसेसेस जो हमने पढ़े हैं उनके अंदर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला है आपके पास में चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस इन डिफरेंट आइसोथर्मल डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेसेस। सबसे पहली बात, क्योंकि हम हीट रिवर्सिबल ले रहे हैं तो मैं आपको रिवर्सिबल प्रोसेसेस ही बता रही हूं, ठीक है। तो पहला जो प्रोसेस है, लेट्स से दैट इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो क्या है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के बारे में मुझे जो जो चीजें पता है मैं पहले तो वो लिख लेती हूँ। मुझे पता है दैट यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि मैम डेल्टा टी जो होता है वो 0 होता है, ये बात तो हमें पता है, ठीक है। इसके अलावा और आपको क्या पता है बेटा, क्योंकि रिवर्सिबल है तो गैस लॉज जो होते हैं वो वैलिड होते हैं, गैस लॉज वैलिड। अगर गैस लॉ वैलिड है यानी कि PV इज इक्वल टू nRT होगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यानी कि PV जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। तो मैम P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होगा, यानी कि P1 बाय P2 जो होगा वो मैम V2 बाय V1 के बराबर होगा, ठीक है। इतना यहां पर हमें, इतनी चीजें हमें पहले से पता है, ठीक है। चलो अब बेटा हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने अभी तक पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये आपको पता था, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे डेल्टा U की बात करोगे तो डेल्टा U जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो मैम ये तो 0 ही होगा, यस। तो यहां से आपको पता चला कि Q जो होगा वो आपके माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये W रिवर्सिबल होगा, है ना, यस मैम, ये W रिवर्सिबल होगा। आगे देखो, अब बेटा क्या आपको वो फॉर्मूला याद है रिवर्सिबल आइसोथर्मल केस के अंदर, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस में वर्क डन कैसे निकालते थे, इसीलिए बोलती हूँ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर आप याद करोगे तो बेटा फॉर्मूला होता था Q जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस nRT ln V1 बाय V2, ये फॉर्मूला होता था वर्क डन का आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस में, ठीक है। तो ये इसके बराबर आ जाएगा, है ना, माइनस माइनस लगा दिया, वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, ये यूज कर दिया। अगर ऐसे नहीं लिखना तो पहले ऐसे लिख लो, W reversible in case of isothermal case was given by nRT ln V1 by V2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता था, इतना आपको याद है। अब इसको इसके अंदर यूज करते हैं। चलो इसके अंदर जब हम यूज करेंगे तो Q जो है वो आ जाएगा माइनस ऑफ nRT ln V1 by V2, है ना। हाँ, अब बेटा ये नेगेटिव है, इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो Q जो है वो हो जाएगा nRT ln V1 by V2 होल की पावर में -1 आ जाएगा। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी लॉ की बहुत बार बताई हुई है, ठीक है। तो यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी nRT ln V2 by V1, ठीक है।
ये आपके पास में हीट की वैल्यू आ गई आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस में, ठीक है। यस परफेक्ट। इसको बोल दो 1, अभी हम इसको यूज करने वाले हैं, इसको बोल दो 1 क्योंकि हम इसको अब यूज करने वाले हैं, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है एंट्रोपी चेंज, हमें कैलकुलेट करना है एंट्रोपी चेंज। हमें पता है दैट डेल्टा एस जो होता है वो क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, राइट। यस, क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू अभी निकाली है हमने तो उसे पुट कर देते हैं। डेल्टा एस आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस में कितना हो जाएगा, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन अपॉन टी, है ना। यस, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो आपका जो डेल्टा एस आया वो क्या आ गया, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो ये बेटा आपका पहला फॉर्मूला है जो बार बार यूज होने वाला है, ये आपका पहला फॉर्मूला है जो बार बार यूज होने वाला है, तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यस मैम, तो डेल्टा एस जो होगा वो एन आर एल एन वी टू बाई वी वन के बराबर होगा। अब हमें पता है कि क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहाँ पे गैस लॉस फॉलो होते हैं, तो हमने कहा था दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2। तो बेटा अगर बाय चांस आइसोथर्मल केस में वॉल्यूम चेंज ना दिया हो, प्रेशर चेंज दिया हो, तो आप एंट्रोपी कैसे निकालोगे, बहुत आसान है मैम। एंट्रोपी कैसे निकलेगी, डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एन आर एल एन, अब देखो V2 बाई V1 की जगह लिख दो P1 बाई P2, तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने का। जो भी पूछा हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर निकाल सकते हो, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। ये एक याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इनफैक्ट इसको डिराइव करना आसान है, याद करना मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने आपको डिराइव करा दिया, ठीक है। यस, देख लो, कांस्टेंट करा टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ में जैसे हम हमेशा पुट करते थे, पुट करा, फॉर्मूला निकाला, यहां पे पुट किया, आंसर निकाल दिया। अगर डेरिवेशन नहीं याद होती रहने दो, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, खत्म, ठीक है। बहुत बढ़िया, लिख लो इसको। ये भी लिख लो। चलो यहां तक तो हो गया। अब बेटा अगर आइसोथर्मल प्रोसेस ना बोला हो आइसोकोरिक प्रोसेस, तो उसमें क्या करेंगे, पता है स्टेप हमेशा सेम रहते हैं, तो लिखो आइसोकोरिक रिवर्सिबल, ठीक है, आइसोकोरिक रिवर्सिबल। तो आइसोकोरिक रिवर्सिबल में क्या करना होता है मैम, पहले तो हमें ये याद करना होता है कि आइसोकोरिक में कांस्टेंट क्या होता था, क्या कांस्टेंट होता था, वॉल्यूम कांस्टेंट होती थी ना। यस, तो कहेंगे वॉल्यूम होगी कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो डेल्टा वी होगा 0, और अगर डेल्टा वी 0 होगा तो क्या मैं कह सकती हूँ को वर्क डन जो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता था वो मैम 0 होगा, हाँ कि नहीं। यस मैम, तो अब लगा दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आइडियल गैस इक्वेशन P1 PV इज इक्वल टू nRT। मैम इस बार V N और R कांस्टेंट है तो P बाई T जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब है P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, है ना। यूज होगा, ये यूज होगा, बहुत बढ़िया। लिखो इसे, लिखना नहीं है अभी, समझना है, पहले मेरे साथ इसको अप्लाई करना सीख लो, उसके बाद में लिखते रहना, ठीक है। चलो ओके, तो यहां तक हमने कर लिया। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं। चलो मैम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है डेल्टा यू जो होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन होगा 0, यानी कि मैम जो Q है वो मेरे डेल्टा U के बराबर है, ठीक है। क्या बच्चे आपको डेल्टा U की वैल्यू याद है जो हमने एक नई वैल्यू निकालनी सीखी थी, ओ बिल्कुल याद है। डेल्टा U जो होता है वो किसके बराबर होता है, NCV dt के बराबर होता है। इसको अगर du कर दोगे तो NCV dt, अगर डेल्टा लगा दोगे तो NCV डेल्टा t, है ना। हाँ बिल्कुल, तो अगर आपको ये पता है तो आप क्या बोल सकते हो, that Q is equal to NCV
टी टी। अगर ये डी लगा रहे हो तो मैम आपको यहाँ पे भी डी लगाना पड़ेगा, राइट? यस, तो यहाँ पे भी आपको डेल्टा क्यू लगाना पड़ेगा। इजी बात है, हमें ये पता है, ठीक है? यस। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है और हमारे पास में ये है, तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो लेट्स इंटीग्रेट इट ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे 0 से q तक, और n और cv तो कांस्टेंट होते हैं, और dt को इंटीग्रेट करोगे t1 से t2 तक, है ना? यस, तो चलो करो इंटीग्रेट। अब बेटा ये मत बोलना कि मैम इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं बार बार बता चुकी हूँ, dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो ये हो जाएगा q की पावर 0 से q, ये हो जाएगा n cv, और ये हो जाएगा बेटा, ये हो गया n cv dt। हाँ, तो इसको अभी नहीं इंटीग्रेट करते, इसको अभी नहीं इंटीग्रेट करते, क्योंकि जो रिजल्ट मैं अभी निकालना चाहती हूँ वो अभी नहीं आ पाएगा, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है? एक बार इसको ऐसे ही रखो, dq इज इक्वल टू एन cv dt, ठीक है? हाँ, अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले चेंज इन एंट्रोपी निकाल लेते हैं, ठीक है? तो चेंज इन एंट्रोपी कैसे आएगा, हमें पता है डेल्टा S जो होता है, तो मैं इसे ds बोल दूं, दिस विल बी इक्वल टू dq बाय t, है ना? अब आएगा सही, ठीक है? तो अब क्या करोगे आप, इस dq की वैल्यू इसमें डाल दो, तो जो आपका ds होगा वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू n cv dt अपॉन t, है ना? अब इंटीग्रेट करते हैं, अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अब अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ds 0 से s हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन n cv तो बाहर आ जाएगा, n और cv तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना? n और cv तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका dt से t, ये हो जाएगा t1 से t2, ठीक है? हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन होता है s, ये हो जाएगा बेटा 0 से s, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू n cv, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होता है नेचुरल लॉग ऑफ x, तो यानी कि मैम ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ t, कहां से, t1 से t2। तो बेटा यहां से आपका जो डेल्टा s होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, n cv ln t2 बाय t1। हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, बिल्कुल लिमिट्स पुट करके ये एक्सप्रेशन आएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन होगा जब आपके पास में आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, ठीक है? लेकिन रिवर्सिबल में। अब हमें पता है कि गैस लॉस लग रहे हैं, तो गैस लॉस जब लगाए थे तो हमने क्या निकाला था, दैट P1 by T1, P1 V1, P1 T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। तो बेटा यहां से T2 बाई T1 जो होगा वो आपका P2 बाई P1 के बराबर होगा। तो ये इसके अंदर अगर पुट करोगे तो डेल्टा S की वैल्यू जो आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी, n cv ln P2 बाई P1। अगर कभी ऐसा कुछ दिया हो कि टेम्परेचर चेंज ना देके प्रेशर चेंज दिया हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट। मैं एक जनरल फॉर्मूला भी बताऊंगी, डोंट वरी, एक जनरल फॉर्मूला भी बताऊंगी, ठीक है? यस, तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द फाइनल आंसर। सिंपल डेरिवेशन है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, तो इसे लिख लो, इसे भी लिख लो, ठीक है? चलो नेक्स्ट है बेटा, अगर आपको दिया हो आइसोबारिक प्रोसेस, क्या दिया है, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है? आइसोबारिक रिवर्सिबल। अब यार अगर मैं आइसोबारिक रिवर्सिबल की बात करती हूं तो मुझे पता है दैट यहां पे होता है प्रेशर कांस्टेंट, है ना? यानी कि यहां पे होगा डेल्टा P 0, और अगर हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाए तो हम कहेंगे PV इज इक्वल टू nRT, जहां पे P कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो V बाई T जो होगा वो कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, और V1 बाई T1 जो है वो आपका V2 बाई T2 के बराबर होगा, है ना? यस, यहां तक तो सबको सारी चीज समझ आ गई है, क्योंकि हम हर बार यही कर रहे हैं। अब आएगा अलग कुछ जो हमें समझना है।
अब बेटा क्वेश्चन आता है कि मैम अगर प्रेशर डिफरेंट है तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉ में तो सारी चीजें वैलिड होती हैं। तो बेटा जब आपका प्रेशर अलग है तो ना तो आपके वॉल्यूम वाले पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही टेम्परेचर वाले फॉर्मूला पे फर्क पड़ रहा है, दोनों को इनकॉर्पोरेट कर दो एक साथ। यानी कि इस बार जो आपके डेल्टा एस का फॉर्मूला बनेगा वो होगा बेटा जो आपने अभी तक दो फॉर्मूलाज निकाले हैं उन दोनों का सम, दैट इज NR ln V1 by V2 by V1 NR ln V2 by V1 प्लस बेटा आ जाएगा आपके पास में NCV ln T2 by T1, यही था आई थिंक सो, यही था ln T2 by T1, है ना? यस तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि प्रेशर जब चेंज हो रहा है तो ये दोनों सेम है, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अभी भी हम इसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं, तो चलो अब इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन से कि V1 by T1 जो होता है वो V2 by T2 के बराबर होता है। तो यानी कि मैम अगर मैं T2 by T1 की वैल्यू देखूं तो वो V2 by V1 होगी, तो ये मैं उसमें पुट कर सकती हूँ। चलो पुट करके देखते हैं। तो बेटा अगर आप इसमें पुट करोगे तो आपके डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी NR ln V2 by V1 प्लस NCV ln, यहाँ पे फिर से V2 by V1 आ जाएगा। क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं उन्हें कॉमन ले लो। क्या आ जाएगा? N कॉमन आ जाएगा आपका और ln V2 by V1 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या रह गया आपके पास? R प्लस CV। अब R प्लस CV जो होता है वो किसके बराबर होता है? अभी ध्यान से देखना, आपको पता है दैट Cp माइनस CV जो होता है वो R के बराबर होता है, तो R प्लस CV किसके बराबर होगा? Cp के बराबर होगा, है ना? तो इसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दो। R प्लस CV किसके बराबर हो गया? Cp के बराबर हो गया। तो यहां से बेटा डेल्टा S का फॉर्मूला आ गया NCP ln V2 by V1। ठीक है, और अगर आप अभी देखो तो हमने कहा था कि V2 by V1 जो होता है वो एक्चुअली T2 by T1 के बराबर भी होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला टेम्परेचर की फॉर्म में देना हो तो डेल्टा S जो होगा वो हो जाएगा NCP ln T2 by T1। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आपके काम आएंगे जब आपका आइसोबारिक प्रोसेस होगा। कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आया बेटा? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसका जनरलाइज फॉर्म बताऊंगी, उसके बाद में आप कहोगे अरे मैम मक्खन है। सो वेट फॉर द ट्विस्ट। जितनी भी चीजें अभी पढ़ी हैं एक सेकंड में सारी की सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। अगर अभी नहीं याद हो रहा ना, डोंट वरी, अभी एक ट्रिक बताऊंगी, सब याद हो जाएगा। मैम पे भरोसा रखना, ठीक है? पहले तो इसे लिखो, फिर इसे लिखो। एक लास्ट रह गया, बस वो लास्ट प्रोसेस बता लेने दो उसके बाद। एडियाबैटिक रिवर्सिबल। अगर बेटा एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो क्या होगा? अगर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो मैम हमें पता है कि इसके लिए Q जो होता है वो 0 होता है। तो यार अगर Q ही 0 है तो आपका जो एंट्रोपी चेंज आएगा, जो आपका Q रिवर्सिबल अपॉन T के बराबर होता है वो 0 अपॉन T के बराबर होगा। तो मैम यहाँ पे तो एंट्रोपी में चेंज आएगा ही नहीं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एंट्रोपी में चेंज आता ही नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था, एकदम मक्खन की तरह आपको समझ आ गया होगा। तो इसको लिखो पहले। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है? जितना अभी तक पढ़ा है ना सबका सब आप एक ही सेकंड में याद कर लोगे, ठीक है? चलो अब देखते हैं ट्रिक क्या है। आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला रखना है कि डेल्टा एस का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है, और वो जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या है पहले उसको देख लो। N R ln T2 by T1। यही था ना? एक तो मेरे को फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं, मैं तो सारे के सारे फॉर्मूलाज डिराइव करती हूँ। हाँ, NR ln V2 by V1 था, ठीक है? हाँ, प्लस बेटा NCV ln T2 by T1। ये फॉर्मूला आपको बस याद करना है। चारों प्रोसेसेस के लिए आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है। चारों प्रोसेसेस आप एक सेकंड में निकाल लोगे, बस ये एक फॉर्मूला याद करना है। ये आपकी ट्रिक है, ठीक है? हाँ, अगर आपने ये याद कर लिया तो आप क्या करना,
अगर आपने ये याद कर लिया तो सबसे पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में होता है टेम्परेचर डेल्टा टी 0, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो T2 और T1 क्या होंगे? फिनिश। मैम T2 अपॉन T1 तो 1 के बराबर ही होगा क्योंकि दोनों बराबर होंगे। यस, तो बेटा इस केस में आपके डेल्टा S का फॉर्मूला सिर्फ बन जाता है NRln V2/V1। और अगर प्रेशर की टर्म्स में दिया हुआ है तो आपको पता है ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका NRln P1/P2। बस सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन लगा के मैंने ये निकाल दिया। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, सिर्फ ये वाला रह जाएगा। ठीक है, ओके। अगर बेटा सेकंड केस आ जाए आपके पास में आइसोकोरिक, अगर आइसोकोरिक आ गया तो मैम यानी कि डेल्टा S 0 है, डेल्टा V 0 है। तो बेटा अगर डेल्टा V 0 है यानी कि वॉल्यूम है कांस्टेंट, यानी कि V1 और V2 होंगे बराबर। तो इस बार क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और सिर्फ क्या रह जाएगा, वो वाला पार्ट। तो यहां पे आपका डेल्टा S क्या हो जाएगा, NCV ln T2/T1। और हो सकता है कि प्रेशर की फॉर्म में दिया हो, तो प्रेशर की फॉर्म में ये हो जाएगा NRln P2/P1। यहां पे मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा रही हूं, अगर आप लोगों को याद ना हो तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 वाला। ठीक है, और यहां पे मैं P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 ये वाली इक्वेशन यूज करके ये निकाल रही हूँ। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, बढ़िया है, एकदम मक्खन चल रहा होगा अभी तक तो। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा आइसोबारिक। अब आइसोबारिक में मैम डेल्टा P जो होता है वो 0 होता है, प्रेशर होता है कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ना तो ये 0 हो सकता है ना ये 0 हो सकता है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आप कहोगे NRln V2/V1 प्लस NCV ln T2/T1। ठीक है, हाँ। अब बेटा आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप यहां पे देखो तो आप कहोगे, आपको पता है दैट T2/T1 जो होता है वो V2/V1 के बराबर होता है इस वाले में। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आप इसको इनकॉर्पोरेट कर दो, NRln V2/V1 प्लस NCV V2/, सारा बाहर आ जाएगा, N और ln V2/V1, आपके पास बच जाएगा R प्लस CV। आपको पता है R प्लस CV किसके बराबर होता है, R प्लस CV होता है CP के बराबर। अभी किया था, बस 2 सेकंड पहले किया था, है ना। यस, तो बस यहां से आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा NCP ln V2/V1 या फिर बेटा NCP ln T2/T1। तो ये आप इसके लिए फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, यस, बस एक जनरलाइज फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद में एडियाबैटिक में तो सबको ही पता है डेल्टा S क्या होता है, 0 होता है, यानी कि एंट्रोपी चेंज कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि हीट ही नहीं ट्रांसफर हो पा रही तो फिर रैंडमनेस आएगी कहां से। सिंपल, बहुत बढ़िया। तो ये होगी आपकी ट्रिक, आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आई होप बेटा आपने यहां तक लिख लिया होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट तो लिख ही लिया, सिंपल सी चीज थी। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और फिर सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। कहता 2 मोल्स हैं आपके पास में, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। बेटा क्या बोला हुआ है, मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन, यानी कि T1 है आपका 300 केल्विन और T2 है आपका 600 केल्विन। ठीक है, ठीक है, विच कॉजेज इट्स वॉल्यूम टू चेंज फ्रॉम V1 वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 2 लीटर और V2 दिया हुआ है आपको 4 लीटर। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस। आपको गैस की चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। CV की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है कितनी, 3R/2। तो बेटा अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और आपकी वॉल्यूम भी चेंज हो रही है। ठीक है, यस। तो 2 मोल आइडियल गैस के हैं जिनको हीट किया है यहाँ से यहाँ तक, विच कॉजेज इट्स वॉल्यूम टू चेंज फ्रॉम 2 लीटर टू 4 लीटर। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस। तो बेटा अब आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, देखो पहला तरीका तो यही है कि सीधा डेल्टा S की वैल्यू क्या लिखोगे, NCV ln
क्या फॉर्मूला था, NCV T2/T1 प्लस NR V1 बाय, क्या था ये, यहाँ पे था आई थिंक सो V2/V1, है ना। यस यस, यही फॉर्मूला था जो हम जनरल फॉर्मूला यूज कर रहे थे, NR V2/V1 NCV T2/T1। यस, यही था, NR V2/V1 NCV T2/T1। एक तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज हो रही है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। सीधा इसमें पुट करना, ln है तो बेटा इसको पहले आपको किसमें, log 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, 2.303 NCV log बेस 10 T2/T1 हो जाएगा, प्लस 2.303 NR log V2/V1, ठीक है। सारी वैल्यूज दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं, आपको सीवी की वैल्यू दी हुई है, सीवी की वैल्यू पुट कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, T2 T1 दिया हुआ है। आर की वैल्यू क्या यूज करोगे, जूल्स में कैलकुलेट करना है तो आर की वैल्यू यूज करोगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। एक तरीका तो ये है जिसमें सारी चीजें दी हुई हैं और आप इस आंसर को निकाल सकते हो। अब ये पता क्या है, ये है थोड़ा लॉन्ग मेथड, ये है थोड़ा लॉन्ग मेथड। क्यों है ये लॉन्ग मेथड बेटा, क्योंकि इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा जब आप ये भी कैलकुलेट करोगे, ये भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, 2.303 और n को कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा CV log T2/T1 प्लस R log V2/V1, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। अब पता है क्या करना है, अब क्या पता है क्या करना है, अच्छा यहाँ पे हमें प्रेशर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, प्रेशर के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है या क्या है, ठीक है। वैसे तो आप अज्यूम कर सकते हो, बट ठीक है, आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो यहां तक तो कर लोगे, ठीक है बेटा। ये है मेथड 1, ये है आपका मेथड 1। अब मैं आपको एक मेथड 2 बताने वाली हूं। मेथड 2 क्या है, अगर आप ध्यान से यहां पे देखो, जब T1 300 है तो T2 600 है बेटा। जब वॉल्यूम 2 थी उसके बाद 4 होगी, जब ये टेम्परेचर डबल हुआ तो वॉल्यूम भी डबल हो गई। यानी कि मैम वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रही है, जितना चेंज टेम्परेचर में आ रहा है उतना ही चेंज वॉल्यूम में आ रहा है ना। यस, तो बेटा जो सेकेंड मेथड है वो ये है कि ये हमें बता रहा है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है मतलब कि यहां पे आपका प्रेशर है कांस्टेंट, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा एस निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जो होता है NCP/ln। चाहे तो आप T2/T1 कर लो या फिर आप NCP/ln V2/V1, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। पर इसके लिए सवाल ये आता है कि मैम CP तो हमें पता ही नहीं है, वो कैसे कैलकुलेट करें। आपको एक फॉर्मूला याद है, दैट CP माइनस CV जो होता है वो R के बराबर होता है, ठीक है। तो CP जो होगा वो R प्लस CV के बराबर होगा, यानी कि R प्लस CV की वैल्यू बेटा आपको क्वेश्चन में दी हुई है 3R/2, तो यानी कि आप इसमें 3R/2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 5R/2। यहां से आप CP की वैल्यू निकालो और इसके अंदर पुट करो और अपना आंसर निकाल सकते। ये आपका दूसरा तरीका है जिसमें आपकी कैलकुलेशन आसान हो गई, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही पार्ट कैलकुलेट करना है, वहां पे दोनों करने पड़ते, यहाँ पे एक ही पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो मेथड आसान लगता है आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हो और अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। बस ध्यान रखना इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके ही क्वेश्चन करोगे, क्योंकि लॉग बेस 10 में इसे कन्वर्ट करना। कोई भी एक मेथड, चाहे आप T2/T1 वाला ले लो, चाहे आप V2/V1 वाला ले लो, दोनों में से जिस फॉर्मूला में पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जो मेजर पार्ट था ना, जो आपको अंडरस्टैंड करना था, वो ये था। ये हम नहीं स्ट्राइक करवा पाते अपने दिमाग में, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अमेजिंग, अमेजिंग बच्चे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो है दैट इज योर एंट्रोपी चेंज फॉर
फेज चेंज। बेटा अब क्या होता है कि कई बार फेज चेंज होते हैं। अगर फेज चेंज होते हैं तो आप एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हो? देखो, अगर आप फेज चेंजेस की बात करोगे तो शायद आपने देखा होगा कि आपको हर रिएक्शन के आगे ए से बी जो भी रिएक्शन हो रही होती है, आपको बेटा डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है। और डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी होता है। एंथैल्पी क्या होता है? हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या कहते थे? क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर इसको ऐसे डिनोट करते थे ना, क्यू पी से, यानी कि हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, जब भी आपके फेज चेंजेस होते हैं, जैसे कि जब सॉलिड लिक्विड में जाता है, ये मान लो आपका सॉलिड स्टेट है जो कोई लिक्विड स्टेट में जा रही है, तो एक ऐसा फेज चेंज इक्विलिब्रियम आता है। जैसे हम वाटर का फेज चेंज की बात करें तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो वो सारे प्रोसेसेस में आपको उनकी डेल्टा एच वैल्यूज दी। वो डेल्टा एच वैल्यूज जो होती हैं वो एक्चुअल में क्या होता है? हीट फ्लो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। क्यों? क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होती है ना? यस। तो अब आप समझोगे कि आप एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, जब आप बात करते हो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन की, तो एंथैल्पी जो आपकी एंट्रोपी चेंज होता है, एक मोल सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब मैं आपको ये समझाती हूँ, ये तो आप लिख सकते हो, ये तो आपको समझ भी आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो यानी कि मैं आपको यहाँ पे फ्यूजन का बताऊं, वेपोराइजेशन का बताऊं? वेपोराइजेशन का बताती हूँ, जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगने वाला है। लेट्स से आपके पास में वाटर है लिक्विड स्टेट में, और बेटा लेट्स से वाटर है आपके पास में गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे इसका वेपोराइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डेल्टा एच वेपोराइजेशन दिया हुआ है। तो यानी कि मैम ये रिएक्शन एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, और जो हीट फ्लो हो रहा है वो मेरा डेल्टा एच वेपोराइजेशन है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे हीट फ्लो के इक्वल है इस बार, है ना? हाँ। तो अगर मुझे एंट्रोपी चेंज निकालना है वेपोराइजेशन का, तो वो किसके इक्वल होगा? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टाइम टी टेम्परेचर। अब बेटा अगर वेपोराइजेशन हो रहा है तो वेपोराइजेशन कौन से किस पे होता है? कब होता है? कब होता है? कब होता है? जब आप बॉइलिंग पॉइंट लेते हो, है ना? तो टी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में जाने वाला, है ना? यस मैम, वेपर्स जब फॉर्म होते हैं वो। तो बेटा क्या मैं ये कह सकती हूँ दिस इज डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी, है ना? तो ये जो डेल्टा एच है एक्चुअल में हीट फ्लो ही है। तो जो भी आपको डेल्टा एच वैल्यू दी होती है वो उस पर्टिकुलर स्टेट चेंज में जो हीट फ्लो हो रहा होता है उसकी वैल्यू दी होती है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, यस। तो आप इसे लिख लो पहले, इसके बाद में ये लिख लो। ठीक है, ये सारे लिख लो। ये है फ्यूजन, ये है वेपर फॉर्म होना, ये है बेटा सब्लिमेशन, जब सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में जाएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूं दैट डेल्टा एस सब्लिमेशन जो होगा वो एक्चुअली में आपका डेल्टा एस वेपोराइजेशन फ्यूजन प्लस डेल्टा एस वेपोराइजेशन के इक्वल होगा? सॉलिड से सीधा गैस में जा रहे हो तो पहले सॉलिड से लिक्विड में, फिर लिक्विड से गैस में, दोनों की एंट्रोपी का सम होगा ये। ठीक है, यस। इसको नोट डाउन कर लेना, ऐसे बॉक्स बना लेना। ठीक है, चलो इसको लिख लो। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी ना, तो जो पीछे सीखा था वो समझ आ जाएगा, है ना? एक सेकेंड रुकना, जस्ट अ सेकेंड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। कहता इफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, आपका लिक्विड वाटर है जो स्टीम में चेंज हो रहा है। ठीक है, if the enthalpy change for the transition of liquid water to steam is 30 kilojoule per mole, तो कितना है? 30 kilojoule per mole। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ बेटा, और आपको आंसर्स जूल में चाहिए, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं दैट दिस डेल्टा एच विल बी इक्वल टू 30 इंटू 10 की पावर 3 जूल्स पर। ठीक है, यहां तक चलेगा। At 27 degrees Celsius, the enthalpy change for the transition of liquid water to steam is 30 kilojoule per mole. At 27 degrees Celsius, the entropy change for the process would be. तो आपको अब क्या बताना है कि एंट्रोपी चेंज क्या हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है 27 प्लस उसमें 273 ऐड करो, तो आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 300 केल्विन।
ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है, तो बस हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, Q के बराबर होता है, तो यानी कि मैम डेल्टा S जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा H अपॉन T। डेल्टा H की वैल्यू क्या है, 30 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन टेम्परेचर कितना है 300। बस इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये 10 हो गया तो 100, ठीक है, 100 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो 100 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सो इजी, राइट, यस, परफेक्ट। तो इसे लिख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया होगा, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दैट व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज इन जूल पर केल्विन मोल इनवर्स when 1 mole of ice is converted into water at 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, यानी कि 273 केल्विन दिया है। तो आपको बताना है कि क्या एंट्रोपी चेंज आया जब आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। द एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस टू लिक्विड इज, आपको डेल्टा H की वैल्यू जो है वो 6 किलो जूल है बेटा, तो मैं इसको 10 की पावर 3 जूल मोल इनवर्स कर रही हूं, ठीक है। तो ये आपके पास में डेल्टा H की वैल्यू, तो बहुत आसान है, डेल्टा S किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H अपॉन T के बराबर, ठीक है। तो डेल्टा H हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको टेम्परेचर से डिवाइड करो, आंसर आपके सामने होगा। तो आपको इसी तरह से इस सवाल को करना था, इजी, यस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, परफेक्ट, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एंट्रोपी एंड एंथैल्पी, आपको एंट्रोपी और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड दिया हुआ है, यू हैव टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अरे बहुत आसान है, देखो यार, आपको एक सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपको डेल्टा S वेपोराइजेशन बताया हुआ है कितना, 25, ठीक है, जूल पर केल्विन। और अगर आप डेल्टा H वेपोराइजेशन की बात करेंगे तो वो आपको दिया हुआ है 7.5, बेटा किलो जूल है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके जूल मोल इनवर्स कर देंगे, ठीक है। आपसे पूछा है डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है दैट डेल्टा S वेपोराइजेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन T जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट चाहिए तो आपको बस डेल्टा H वेपोराइजेशन को किससे डिवाइड करना है, डेल्टा S वेपोराइजेशन से। तो इनको डिवाइड कर देंगे, 7.5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 25, राइट, यस। तो ये आंसर जो है वो आपका केल्विन में आ जाएगा, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलो अब बेटा नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज, अब हम थोड़ा सा, हमने एंट्रोपी के बारे में सारी डिस्कशन कर ली, एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सब पढ़ लिया। अब बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ना स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब जरा उस स्टेटमेंट पे फोकस करने की कोशिश करना। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के इस स्टेटमेंट के इस लॉ के स्टेटमेंट्स होते हैं। एंड लेट मी टेल यू, आप लोगों को ये लॉ पता है, आप कहोगे क्या बात कर दी यार, ये तो हमें पता था। क्या आप हमेशा ऐसा कहते हो कि अगर आपके पास में एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है तो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ आपका हीट का फ्लो होता है, ये हम सभी को पता है, बिल्कुल हमें पता है। तो इसी चीज को आपके सेकंड लॉ ने बताया था कि हमेशा हीट का फ्लो जो होगा वो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है, ठीक है। वाह क्या बड़ी बात बता दी है ना, हाँ, पर यही बताया था, कोई बात नहीं, अभी हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है इट स्टेट्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट इज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, ठीक है, यस। सेकेंड कहता है कि सारे नेचुरल प्रोसेसेस यूनिवर्स के अंदर आर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड दोज आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब देखो यार, जब हम अगर हम बात करें स्नोफॉल की, तो स्नो अपने आप बनती है, फॉल होती है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनको आप अलग से कुछ फोर्स नहीं देते हो, वो अपने आप ही हो रहे होते हैं, वो सारे बेटा आपके नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं, सॉरी वो सारे आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं। मैंने आपको बताया था स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होते हैं, जिनको अलग से कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है,
ठीक है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं, आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते हो। अगर आपकी एजिंग हो रही है, अगर आप बड़े हो रहे हो उम्र में, तो वो एक ही साइड वाली प्रोसेस है, आप उसको रिवर्स करके वापस से छोटे तो नहीं हो सकते ना, नहीं ना। तो वो ये बोलना चाहता है कि सारे के सारे नेचुरल प्रोसेसेस यूनिवर्स के अंदर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं एंड दे आर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, अपने आप होते हैं। एजिंग अपने आप होती है, हमें कोई अलग से पुश नहीं करना पड़ता कि एजिंग होना हमारी मतलब कि एजिंग होना शुरू हो जाए, सबकी होती है और वो नेचुरली होती है, राइट। तो सब स्पॉन्टेनियस है। Due to spontaneous process, entropy of universe is increasing continuously. That is, entropy of an isolated system is increasing, and this is the most important statement. कहते बेटा क्योंकि यूनिवर्स के अंदर सारे प्रोसेसेस जो हैं वो स्पॉन्टेनियस हैं, और स्पॉन्टेनियस कब होते हैं? जब एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो बेटा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पे पढ़ने वाले हैं वो ये है कि अभी तक हम एंट्रोपी सिर्फ सिस्टम की पढ़ते आ रहे थे, जितने भी फंक्शन पढ़े थे सिर्फ सिस्टम के पढ़े थे, लेकिन इस बार ये जो लॉ है वो कहता है कि आपका यूनिवर्स जो है, जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसके अंदर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कंजर्व्ड है एनर्जी, उसकी एंट्रोपी जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो अपने आप हो रहे हैं, और अगर वो अपने आप हो रहे हैं तो मतलब कि उनकी एंट्रोपी पॉजिटिव है, और अगर एंट्रोपी यूनिवर्स की पॉजिटिव होगी तभी वो प्रोसेसेस अपने आप हो रहे हैं। दैट इज द रीजन ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कहता है दैट डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मैं आपको समझाऊंगी, टेंशन नहीं लेने का, इस चीज को पहले समझ लो, ठीक है। यस, इसे समझो फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखो इसे। ओके, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब देखो बेटा, अब देखो, अगर हम यहां पर ये कह रहे हैं कि डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हमें पता है ना कि डेल्टा एस यूनिवर्स किससे मिलके बनता है? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो बेटा हमेशा डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है वो मोर देन जीरो होगा। किसके लिए? जब आपके प्रोसेसेस जो होंगे वो इरिवर्सिबल हो, एक ही डायरेक्शन में होने वाले हो, और स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है। यस, तो स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए हमेशा जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। यस, तो ये आपको समझ आया? इतना समझ आया? अब देखो बेटा, इसके बाद अभी ना थोड़ी सी बातें हैं जो आपको बस सुननी है और समझनी है। ये तो था इरिवर्सिबल प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होते हैं। अगर मैम हमारे पास में रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते तो फिर क्या होता बेटा? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, अगर आपके पास में कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए बेटा जो आपका डेल्टा एस यूनिवर्स होता है वो आपका, पहले लिख लो यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, सिर्फ यूनिवर्स की एंट्रोपी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए तो पॉजिटिव होती है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। अगर ये कांस्टेंट है यानी कि डेल्टा एस जो होगा वो जीरो होगा, सॉरी डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा वो जीरो होगा। अगर डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि डेल्टा एस सिस्टम जो है वो आपका नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग के इक्वल है, तभी आपका यूनिवर्स जो है सराउंडिंग के इक्वल है, तभी आपका यूनिवर्स का जो एंट्रोपी आता है वो जीरो आता, ठीक है। यस, तो यहां से हमने दो चीजें सीखे हैं, उन दोनों चीजों को लिखते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा दैट डेल्टा एस यूनिवर्स इज पॉजिटिव, ठीक है। किसके लिए? फॉर इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, समझ आया? यस, और जो आपका डेल्टा एस यूनिवर्स है वो आपका जीरो है, किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। ये दो चीजें आपने अभी तक समझी है। अब मैं आपको इन दोनों को प्रूव करवाऊंगी। अब मैं आपको ये प्रूव करके दूंगी, क्योंकि आप ऐसे मेरे पे विश्वास नहीं कर सकते। आप कोई भी बात पे मेरी विश्वास मत किया करो जब तक मैं आपको प्रूव ना करूं। तो अब मैं ये दोनों चीजें आपको प्रूव करवाऊंगी, ठीक है। एक साथ इसी चीज को हम प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? सोचो बेटा, जब हम
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मेल्टिंग का, कि आपके पास में H2O सॉलिड था जो मेल्ट हो रहा था लेट्स से H2O लिक्विड में, ठीक है। यस, तो ये क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कब, जब आपका टेम्परेचर जो हो वो 0 डिग्री सेल्सियस हो। अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इस टाइम पे दोनों रिएक्शंस जो होती हैं वो इक्वल हो रही होती हैं, राइट। यस, तो हम ये कहते हैं कि ये जो होता है वो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये जो होता है वो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। यस, तो बेटा यहां पे जो आपका डेल्टा एस सिस्टम है, अब क्या होगा ना, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो जो सिस्टम जो है, जैसे कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो सॉलिड जो है वो कुछ गैस हीट बाहर देगा, है ना। तो जो सिस्टम है वो सराउंडिंग को कुछ हीट देता है, राइट। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि जो सराउंडिंग को हीट मिल रही होगी वो माइनस ऑफ हीट ऑफ सिस्टम होगी, जितनी हीट सिस्टम ने दी उतनी ही हीट सराउंडिंग लेगा, ठीक है। यस, और ये सब जो है बेटा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा होगा विच इज T, विच इज 0 डिग्री सेल्सियस। यस मैम, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो होता है जब हो रहा होता है बेटा, ये सारा प्रोसेस इक्विलिब्रियम वाला एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे जो सिस्टम हीट देगा वही आपकी सराउंडिंग लेगा, इसीलिए सराउंडिंग का जो हीट फ्लो है वो डेल्टा एच माइनस ऑफ हीट फ्लोड बाय दी सिस्टम होगा। ये बात हमें समझ आ रही है। यस मैम, अगर आप ऐसे बोलो तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरा ये सिस्टम है तो मैम ये सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को कुछ हीट दे रहा है, और ये सराउंडिंग जो हीट ले रही है वो मेरी माइनस ऑफ क्यू होगी, क्योंकि ये हीट क्यू दे रहा है, राइट, तो वो ले रहा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, अब होगा क्या, आपको पता है दैट डेल्टा एस सिस्टम जो होता है वो किसके इक्वल होता है मैम, क्यू ऑफ, और हम ये सारा रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि रिवर्सिबल है, राइट। तो डेल्टा एस सिस्टम जो होगा लेट अस से क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन टी होगा, ठीक है। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैम अगर मैं सिस्टम हीट दे रहा है तो मैं कह दूं कि मैम ये माइनस होगा, और मैम सराउंडिंग का डेल्टा एस जो होगा वो क्या होगा बेटा, इस बार अगर सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग हीट ले रहा है, तो अगर वो ले रहा है तो मैम इसका मतलब है दिस विल बी इक्वल टू प्लस क्यू ऑफ सिस्टम, जो भी सिस्टम ने दी वही वाली हीट, और सारी चीजें सेम टेम्परेचर पर हो रही है, सारी चीजें सेम टेम्परेचर पर हो रही। अगर सेम टेम्परेचर पर हो रही है तो जरा मुझे ये बताओ डेल्टा एस यूनिवर्स किसके इक्वल होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, हाँ कि नहीं। यानी कि मैम जो हमारे सिस्टम की हीट है विच इज इक्वल टू लेट अस से सिस्टम ने इतनी हीट दी है तो माइनस ऑफ क्यू सिस्टम अपॉन टी प्लस ऑफ क्यू सिस्टम अपॉन टी, है ना। तो मैम ये जब कैंसिल आउट होगा तो टोटल आपका जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है, चेंज इन एंट्रोपी, वो क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। यस, तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए आपका एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स के लिए क्या आया, 0। ये मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि सारी चीजें सेम टेम्परेचर पर हो रही हैं जब भी आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, यानी कि टी टेम्परेचर आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। यस, तो ये समझ आया। यस, तो यानी कि मैम ये हमने प्रूव कर दिया कब, जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे थे तो, ठीक है। पहले तो इसको लिख लो, मैं सेम रिएक्शन जब इरिवर्सिबल केस में होगी तब क्या होगा तब बताऊंगी, ठीक है। इसको लिख लो, लिख लिया। चलो अब देखो बेटा, नेक्स्ट केस लेते हैं हम। मान लो कि आपके पास में एक सिस्टम था और ये रहा आपका सिस्टम और ये रही आपकी सराउंडिंग, ठीक है। और इस बार जो आपका प्रोसेस है वो क्या है, इरिवर्सिबल है, लेकिन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन क्या है बेटा, स्पॉन्टेनियस है। इरिवर्सिबल है लेकिन स्पॉन्टेनियस है। जब इरिवर्सिबल होता है और स्पॉन्टेनियस होता है तो हमें पता है दैट डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है वो क्या आता है, वो मैम पॉजिटिव आता है। अब हम ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव आता भी है या नहीं, ठीक है। यस, नाउ लेट्स सी। मान लो बेटा कि आपके सिस्टम ने, अब मान लो इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है,
ठीक है, और मैं ये बोल रही हूं कि T1 जो है वो T2 से ज्यादा है, और मैं बोल रही हूं कि T1 जो है वो T2 से ज्यादा है। अगर T1 T2 से ज्यादा है तो सेकंड लॉ के हिसाब से, अगर T1 T2 से ज्यादा है तो सेकंड लॉ के हिसाब से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट फ्लो होगा, यानी कि मैम यहां से यहां पे Q जो है वो मेरी हीट फ्लो होगी। हाँ, तो अगर मैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? मैम जो भी इसने हीट दी है सिस्टम ने माइनस Q अपॉन इसका टेम्परेचर T1 है ना? ये समझ आ रहा है? इतना समझ आना जरूरी है बेटा, पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, फिर ही आगे बातें समझ आएंगी। ठीक है, अब देखो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस Q हीट दे रहा था, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अगर मैं डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग की बात करूं तो मैम सराउंडिंग को Q हीट मिल रही है तो Q अपॉन T2 होगा, क्योंकि इस बार इसका टेम्परेचर कम है तो T2 टेम्परेचर है। ठीक है, यस। तो बेटा अगर हम डेल्टा एस यूनिवर्स की बात करें तो वो किसके बराबर होगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग है Q अपॉन T2 और बेटा सिस्टम है माइनस Q अपॉन, या तो इसको ऐसे लिख लो कंफ्यूज हो जाओगे, माइनस Q अपॉन T1 प्लस Q अपॉन T2। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो भाई Q तो कॉमन में आ जाएगा। अब अगर आप इसको T1 और बोल रहे हो तो हम बोल सकते हैं 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 आ जाएगा, हाँ कि नहीं? यस, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा बेटा Q इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। ठीक है, हाँ हमें पता है कि T1 टेम्परेचर ज्यादा है और T2 टेम्परेचर कम है। ठीक है, यस। तो बेटा अगर T1 ज्यादा है T2 कम है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो क्या मैं कह सकती हूं कि आपके यूनिवर्स का जो चेंज इन एंट्रोपी है वो पॉजिटिव आ रहा है फॉर अ इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? इरिवर्सिबल था, अपने आप हो रहा था, क्योंकि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाती है तो ये अपने आप हो रहा था, और जब अपने आप होता है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी आती है वो क्या आती है? पॉजिटिव आती है, और वो मैंने आपके सामने अभी बस प्रूव कर दिया है। राइट, यस। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है कि यूनिवर्स में जब ऐसे लिख लेते हैं, इसको रिवाइज करवा दूंगी मैं आपको, डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है वो आपका बेटा, ये सारी कहानी समझ आए ना आए पर ये समझ आना चाहिए जो मैं यहां लिख रही हूं, डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है वो आपका बेटा 0 होता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वो 0 होगा, लेकिन अगर डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि इररिवर्सिबल प्रोसेस है एंड दैट टू स्पॉन्टेनियस है, एंड दैट टू स्पॉन्टेनियस है। दिस इज समथिंग ऑफ अट मोस्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है, परफेक्ट। ऐसे आपको कैलकुलेट, आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। अब आप इसे लिख लीजिए जितना भी मैंने आपको बताया, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्रूफ समझना है समझ लो, पेपर में तो ऐसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन क्लियर होनी चाहिए चीजें, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। ठीक है, फिर ये लिख लो, फिर ये लिख लो, और फिर ये लिख लो। ठीक है, बढ़िया है। ओके, आई होप यहां तक लिख लिया होगा। परफेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज योर गिब्स फ्री एनर्जी। तो अब अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है, सबसे पहले तो वही समझेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी इज दैट पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क डन। कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया है ना? हाँ, तो मैम है ना यहाँ पे समझाएंगी। देखो बेटा, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जितना भी हीट में चेंज आता है वो डेल्टा एच होता है, वो डेल्टा एच होता है। अब मैं ये कह रही हूं कि जो डेल्टा एच आपने एनर्जी चेंज किया है, जो आपने एंथैल्पी ली है, ये जो जितनी भी एनर्जी है ये सारी की सारी यूजफुल नहीं होती है। इसमें से कुछ पार्ट होता है आपका एनर्जी का
जो एंट्रोपी चेंज करने में काम आता है। कुछ पार्ट होता है जो एंट्रोपी चेंज करने में काम आता है। हमें पता है कितना, डेल्टा एस जो होता है वो होता है Q अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो Q हीट है वो यहाँ पे T होता है, T डेल्टा S के बराबर होती है। और ये इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर एंट्रोपी चेंज। ठीक है, ये आपकी एंट्रोपी चेंज करने के काम आती है। यानी कि ये मैम बिल्कुल ही यूजलेस एनर्जी है, इससे हम कोई काम नहीं करते, इससे हम सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम की एंट्रोपी को बदलते हैं। यूजलेस वर्क है ना। हाँ, तो यानी कि बेटा इसमें से कुछ आपका क्यू वर्क जो है वो कैंसिल होगा और इसके बाद जो वर्क बचेगा वो होगा आपका यूजफुल एनर्जी, जिससे कि आप कुछ काम करते हो। तो डेल्टा एच क्या है, आपकी टोटल एनर्जी जो आपके सिस्टम को मिली, उसमें से क्यू जो है वो क्या है बेटा, यूजलेस एनर्जी। यूजलेस एनर्जी का मतलब क्या है मेरा, कि ये वाली जो एनर्जी है वो किस में यूज हुई है, बस एंट्रोपी को चेंज करने में यूज हुई है, कोई काम धंधा नहीं किया इसने। ठीक है, तो मैम जब आप टोटल में से यूजलेस एनर्जी को निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, यूजफुल एनर्जी मिल जाएगी। और जो ये यूजफुल एनर्जी होती है बेटा, यही होती है आपकी डेल्टा जी। तो डेल्टा जी जो होता है वो आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है। और यही को इसी इक्वेशन को कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से हम समझ सकते हैं दैट गिब्स एनर्जी इज दैट पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी। इस टोटल एनर्जी का गिब्स एनर्जी वो पार्ट है जो सिस्टम यूज करता है यूजफुल वर्क करने में। यूजफुल काम करने में जो वर्क एनर्जी यूज करता है वो आपकी डेल्टा जी होती है। और टी डेल्टा एस अमाउंट उतनी एनर्जी होती है जो आपकी एंट्रोपी को बढ़ाने में काम आती है। ठीक है, बढ़िया। यस, तो पहले इसे लिखो। अब कुछ पॉइंटर्स हैं वो लिख लो। गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमेशा गिब्स एनर्जी जो होती है वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना उसमें हम यूज करते हैं। तो गिब्स एनर्जी जो होती है बेटा वो हमेशा 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 आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ही होती है। ठीक है, द टर्म गिब्स एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ सिस्टम। जो गिब्स एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के लिए डिफाइन होती है। ये भी आप लिख सकते हो अपने पास में, दैट गिब्स एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर सिस्टम। आप हमेशा गिब्स एनर्जी को एक सिस्टम के लिए ही डिफाइन कर सकते हो, यूनिवर्स के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, यस, परफेक्ट। ये पॉइंट्स लिख लो। समझ आया? चलो, इसके बाद बेटा एक जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए वो एक्सप्रेशन ये है कि डेल्टा जी ऑफ सिस्टम जो होता है, आप उसको एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे एस जो होता है वो यूनिवर्स वाला होता है। ठीक है, तो आप डेल्टा जी ऑफ सिस्टम को इस से भी डिफाइन कर सकते हो कि आप सिस्टम का कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा जी, अगर आपको यूनिवर्स का डेल्टा एस पता है और आप उसको टेम्परेचर के नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपने डेल्टा जी ऑफ सिस्टम को बोला दैट दिस इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो अगर ये यूनिवर्स का है तो सोचो बेटा, यूनिवर्स के लिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब होता है आपका, जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तब क्या होगा मैम, फर्स्ट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो मैं कह सकती हूं कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा वो मेरा पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी सिस्टम क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव आगे माइनस है तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए हमेशा डेल्टा जी जो होगा वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी। तो आप इससे जज कर सकते हो कि एक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ठीक है, दूसरा बेटा, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। मैम पक्का बाद में एंट्रोपी कम होगी, बाद में रैंडमनेस कम होगी, इसीलिए
एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आ रहा है, यस, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर ये नेगेटिव है तो बेटा ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव एंड इनटू नेगेटिव डेल्टा जी सिस्टम जो होता है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता, ठीक है, बढ़िया। लास्ट बेटा थर्ड पार्ट इज द मोस्ट अल्टीमेट पार्ट। आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए, जो आपके रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए आपका डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है वो क्या होता है, 0। तो डेल्टा जी सिस्टम क्या होगा, 0। तो आपका जो डेल्टा जी सिस्टम होता है वो 0 होता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है, यस। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको थोड़ा सुंदर लिख लो, यूनिवर्स, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, लिख लो इसको। अब बेटा क्वेश्चन कहता है फॉर अ प्रोसेस एट 300 केल्विन, अब आपका टेम्परेचर जो है वो आपको 300 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। डेल्टा एस टोटल, आपको डेल्टा एस टोटल जो है वो कितना दिया हुआ है, 20 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एंड डेल्टा एच सिस्टम जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, 1000 किलो जूल पर मोल। यही सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद में आपको डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करना है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप कहोगे मैम डेल्टा एस टोटल मतलब, डेल्टा एस टोटल मतलब बेटा ये जो आपको दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, डेल्टा एस यूनिवर्स दिया हुआ है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा एस सिस्टम। कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो फॉर्मूलाज हम यहां यूज करेंगे। पहला जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो क्या है, हमें पता है दैट डेल्टा जी ऑफ सिस्टम जो होता है वो इक्वल होता है माइनस टी डेल्टा एस ऑफ, चाहे टोटल बोल लो चाहे यूनिवर्स बोल लो। तो यहां से आपके डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी -300 इंटू बेटा आपका टोटल कितनी वैल्यू दी हुई है, 20, है ना। तो यानी कि -326,6000 किलो जूल पर मोल, ठीक है। दिक्कत नहीं, यूनिट्स देख लो, डेल्टा एस टोटल की होगी आपकी जूल्स, किलो जूल्स, मोल इनवर्स, और यहां आ जाएगा केल्विन भी, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका डेल्टा जी। अब आपको पता है सेकंड इक्वेशन जो आप यूज करोगे वो क्या होगी, सेकंड इक्वेशन है कि डेल्टा जी हम सिर्फ सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं, तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। तो यानी कि मैम यहां से हम कह सकते हैं दैट टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा जी ऑफ सिस्टम, है ना, यस। और यहां से डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा जी ऑफ सिस्टम अपॉन टी, ठीक है। अब आपके पास सारी वैल्यूज है, 1000 दिया हुआ है ये, माइनस डेल्टा जी सिस्टम कितना आ रहा है, -6000, तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका +6000, और अपॉन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 300, 7000 अपॉन 300, तो यानी कि 70/3 जो है वो आपकी सिस्टम की एंट्रोपी चेंज आ गया किलो जूल्स में, ठीक है, किलो जूल मोल इनवर्स। समझ आया, केल्विन भी तो होगा, हाँ, केल्विन इनवर्स, क्लियर है, यस। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो तो हो सकती है, बट बाकी सब चीजें हमें पता है कि डेल्टा जी सिस्टम सिर्फ, और जी जो होता है वो सिर्फ सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। तो अगर आपको टोटल दिया हुआ है तो आप सिस्टम का इस तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है, यस, परफेक्ट। तो इसे लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो बेटा अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज योर, एक सेकेंड इसको डिलीट कर लेना दो, हाँ, अब हम ये पढ़ेंगे बेटा डेल्टा एच
वैल्यूज जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए क्या होती हैं। अब मैंने आपको बोला कि डेल्टा जी जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है, और डेल्टा जी मोस्टली जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके नेचर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि रिएक्शंस ही होती हैं जो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होती हैं। तो यानी कि मैम अगर आप हमें एक चीज बोल रहे हो कि आपके पास कोई एक रिएक्शन है ए से बी, ठीक है, और बेटा अगर इसकी डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, यानी कि आपका रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये क्या होगा आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब भी कोई रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और बेटा अगर कभी कोई एक रिएक्शन ए से मान लो बी जा रही है और इसकी डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ये क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती। अब इसका मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि हीट जो है नेट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि नेट हीट जो रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है यानी कि प्रोडक्ट्स की साइड हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। ये होता है बेसिक डिफरेंस, और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी हमें इतना ही समझने की जरूरत थी, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ताकि अगर वर्ड आ जाए तो हम इसको सॉल्व कर सके। थर्मोकेमिस्ट्री अभी पढ़ेंगे तो आपको ये वाली चीजें सारी अंडरस्टैंड हो जाएंगी, फिर से रिवाइज होंगी, ठीक है। हाँ, तो ये लिख लिया, ठीक है मैम, इतना क्लियर है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बेटा आपके पास में एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है जो होती है डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, है ना। हाँ, तो बेटा अब आपकी डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो डेल्टा एच पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, और उसकी एंट्रोपी चेंज पे भी डिपेंड करती है। तो क्या क्या रिलेशंस होते हैं अब हम उनको समझने वाले हैं। यही आपके इस पर्टिकुलर पार्ट का लास्ट सेक्शन है। इतना समझ आ गया, उसके बाद में बस बढ़िया, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप डेल्टा जी का टेम्परेचर डिपेंडेंस देखेंगे तो आप कैसे देखेंगे, इस चीज को देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मान लो मैंने केस 1 लिया, केस 1 क्या है कि आपका डेल्टा एच जो है वो भी पॉजिटिव है और आपका डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि जो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है उसके अंदर मैम हम क्या कह सकते हैं, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी हमेशा, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन इसके आगे माइनस है तो ये पूरी वैल्यू मैम जो है वो हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। अब बेटा अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मुझे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए। तो मैम इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, बेटा सिर्फ इसकी वैल्यू नेगेटिव तब आ सकती है जब आपके पास में बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर हो। अगर आपके पास में हाई टेम्परेचर है तो यानी कि मैम माइनस टी डेल्टा एस जो होगा वो डेल्टा एच से बड़ा हो जाएगा। मान लो आपने बहुत हाई टेम्परेचर लिया, तो बहुत हाई टेम्परेचर को जब हम एंट्रोपी से मल्टीप्लाई करें और ये नेगेटिव वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा आ जाए तो फिर मैम ये हमारी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर्स। तो यहां पर एक कंडीशन है कि सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ही डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर कोई थोड़ा बहुत टेम्परेचर होगा तो हो सकता है कि डेल्टा एच वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, तो फिर ये जो है मैम कुछ नहीं कर पाएगा एज लॉन्ग एज लो टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर पे हो सकता है कि ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाए और फिर हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस सिर्फ हाई टेम्परेचर पर होगी, ठीक है। सेम इसी तरह से बेटा अब हम केस 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं लिखने को टाइम दे दूंगी। केस 2 हो सकता है कि आपका डेल्टा एच जो है वो तो पॉजिटिव हो लेकिन डेल्टा एस जो है वो आपका नेगेटिव हो जाए, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल मैम, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव है
ठीक है, और ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो मैम ये ओवरऑल हमेशा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ही होगा। तो आप कितना भी हाई टेम्परेचर ले लो, कितना भी लो टेम्परेचर ले लो, ओवरऑल वैल्यू आपके डेल्टा जी की हमेशा पॉजिटिव आएगी। और अगर ये हमेशा पॉजिटिव आएगी तो हम क्या कहेंगे, रिएक्शन विल नेवर बी स्पॉन्टेनियस, नॉट एट हाई टेम्परेचर, नॉट एट लो टेम्परेचर, है ना। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस एवरी टाइम नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसे लिख लो, एवरी टाइम नॉन स्पॉन्टेनियस, हर वक्त ये क्या होगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, बढ़िया। चलो थर्ड केस पढ़ते हैं। अब मैम थर्ड केस में हो सकता है कि ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो चलो केस थ्री, केस थ्री में हो सकता है कि डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव हो जाए और डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव हो जाए। फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये है आपका नेगेटिव और ये है बेटा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये हमेशा होगा नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, आपकी ये वैल्यू हर बार नेगेटिव आएगी, चाहे कोई भी टेम्परेचर ले लो, कोई भी टेम्परेचर ले लो, ये हमेशा नेगेटिव आएगी। यानी कि मैम रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, है ना, हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी। पीछे वाले में ऐसे लिख लो, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, हर टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस होगी सभी टेम्परेचर्स पे, क्योंकि हमेशा वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, बढ़िया, यस। केस फोर बेटा, हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकता है डेल्टा एच भी नेगेटिव हो और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो। तो फिर क्या होगा मैम, फिर डेल्टा एच जो है, डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होगा। मैम आप कह रहे हो कि ये नेगेटिव है, आप कह रहे हो कि ये नेगेटिव है, और मैम आप कह रहे हो कि ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव मैम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। हाँ, तो मैम इसका मतलब है कि अगर माइनस टी डेल्टा एस वैल्यू छोटी रहे डेल्टा एच से, तो मैम ओवरऑल ये वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव आ रही थी और ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही थी। तो मैम अगर लो टेम्परेचर्स होंगे तो ये छोटी रहेगी डेल्टा एच से, तो मैम लो टेम्परेचर्स पे रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि वो अगर नेगेटिव रहेगा तो फिर ये नेगेटिव होगा। तो यानी कि स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर्स। समझ आ रहा है। चार कंडीशंस थी, हमने देख लिया कि कौन से टेम्परेचर पे कब कब वो स्पॉन्टेनियस रह सकती है। ठीक है, यस, ये हमने अभी पढ़ा है। आप बस मैथ्स है इसके अंदर, तो आप सारे केसेस लिख सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये लिख लिया, ये लिख लो, ये लिख लो और ये लिख लो। और मैं आपको बोल रही हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां तक तो आपने कर लिया, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ठीक है, अब देखना, एक ये पार्ट देखो, अगर आपको कोई ऐसा टेम्परेचर फाइंड करना हो जहां पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, तो बेटा अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकती हूँ कि वो रिवर्सिबल है। तो एट इक्विलिब्रियम मैम हमारा डेल्टा जी जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो डेल्टा जी आपका 0 के बराबर होता है, और अगर आपका डेल्टा जी 0 है यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, दिस इज 0, सो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा एच जो होगा वो आपका टी डेल्टा एस के बराबर होगा, तो टेम्परेचर जो होगा वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के बराबर होगा। तो अगर कभी आपसे कोई रिएक्शन ऐसी बोल दी कि वो इक्विलिब्रियम पे है या फिर रिवर्सिबल है, तो बताओ कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा ऐसा जहां पर वो इक्विलिब्रियम पे है, रिवर्सिबल है, तो आप क्या कहोगे, ऐसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि वहां पे डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, यस।
समझ आया? परफेक्ट, ठीक है बेटा, इसे लिख लो, ठीक है। इसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे ताकि हमें और अंडरस्टैंडिंग हो सभी चीजों की, ठीक है। यस, लिख लिया? तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। कहता द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर्स। ये तो मैं होमवर्क दे सकती हूँ आपको, ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो क्योंकि अभी हमने ये डिराइव किया है। तो ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन, आपको ट्राई करना है हर एक केस, चारों केसेस खुद से ट्राई करना, फिर ये आंसर निकाल पाओगे। अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे तो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिएक्शन which will never be spontaneous at any time। बेटा डिट्टो पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, तो ये भी मैं आपको होमवर्क दूंगी, ये भी आपको खुद से करना है, ठीक है। बिल्कुल जो अभी किया है उन्हीं केसेस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके। यस, तो ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क हो गए, परफेक्ट। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कहता है। फॉर अ गिवन रिएक्शन, आपको डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है, आपको डेल्टा एस की वैल्यू दी हुई है। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, आपसे पूछा है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, ठीक है। अब देखो, आपको पता है डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है। अगर मुझे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए, अगर मुझे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए और मेरे डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, यानी कि बेटा हम कह सकते हैं कि मैम ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यानी कि मैम नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए, राइट। यस, तो यार ऐसा करा करो, जब आपसे ऐसे पूछे तो आप ऐसे समझ लिया करो कि इसको 0 पुट कर दिया करो, या फिर बेटर है कि आप इसको क्या किया करो, आप ये बोल दो कि मैम ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस सिर्फ एक केस में होगी, जब ये नेगेटिव होगा। और ये कब नेगेटिव होगा? जब ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो ज्यादा होगा देन डेल्टा एच वाला पार्ट। ऐसा कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो कि मैम जब ये वाला पार्ट इससे ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि एट हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर पे ही होगा ना ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, हर केस में तो नहीं हो सकती है, हाई टेम्परेचर पे होगी। यानी कि मैम जो टी डेल्टा एस वैल्यू है दैट शुड बी मोर देन डेल्टा एच वैल्यू। ये बात समझ आ रही है कि ये वाली वैल्यू जब इससे बड़ी होगी तो इसके आगे नेगेटिव साइन लगाए तो ये हमेशा बड़ी ही होगी। तो यानी कि टेम्परेचर्स मोर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी हुई है? 35.5 किलो जूल, तो उसको जूल्स में कन्वर्ट कर लो। 35.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। डेल्टा एस कितना दिया हुआ है? 83.6, 83.6। बस इसको डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर जो है वो मिल जाएगा कि इससे ज्यादा वैल्यू जब होगी तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस, सॉल्व कर सकते हैं हम, चलो सॉल्व करके देखते हैं ये वाला एक क्वेश्चन। कैलकुलेटर 35.5 है हमारे पास, 1000 से इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है किससे? 83.6 से। 424 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 425, तो आपका जो टेम्परेचर है वो किससे ज्यादा होना चाहिए? 425 से। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? बस आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप नेगेटिव वाले पार्ट को इंक्रीज कर सकते हो। मोर देन टेम्परेचर, लेस देन टेम्परेचर, साइन उसके हिसाब से लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा ये दिमाग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यस, आई होप ये समझ आया। इसको देखो, बढ़िया, लिख लिया। आज के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा, ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या कहता है? कहता है दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन दिस इज, आपको दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट विच टेम्परेचर। ये होमवर्क दे सकती हूँ क्या? ये कर सकते हो क्या? बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज दी हुई हैं। ये होमवर्क है, ये बेटा होमवर्क है, ये आप कर सकते हो। मैं इसका आंसर दे दूंगी आपको, हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम ये वाले डिस्कस भी कर लेंगे, पर एक बार खुद तो ट्राई करो, ठीक है। आंसर्स मैं दे दूंगी। चलो, एक क्वेश्चन था यार इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन ये देखो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन आर, आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली दिस रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम विद टेम्परेचर, आपको बताना है कि कौन से टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम में होगा। हमें पता है दैट एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो होगा वो 0 होगा, यानी कि डेल्टा एच जो होगा वो टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। तो टी जो है वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के बराबर
हो जाएगा, हाँ कि नहीं? बिल्कुल यस। सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी है आपको? 30 किलो जूल है बेटा, किलो को कन्वर्ट कर लिया करो जूल्स में, डिवाइडेड बाय डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दी है? 0.06 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपका टेम्परेचर आ जाएगा, सिंपल। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, लो 30 अपॉन 0.06 है, 100 आ जाएगा यहाँ पे, तो 6 और ये 30 आता है आपका 5, तो यानी कि 500 केल्विन पे, तो 500 केल्विन पे आपका आंसर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है, यस, इतना आसान है क्वेश्चन। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है बेटा, तो ऐसा करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने थे, बट मैं ऐसा करूंगी कि ये क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब द क्वेश्चन इज कि मैम अब हमें क्या करना है बेटा? अभी हमें आगे और चीजें डिस्कस करनी है, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपको हर एक चीज को रिवाइज करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन, सेकेंड इज होमवर्क क्वेश्चंस, बहुत जरूरी है होमवर्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, तभी आपको सारी चीजें याद होंगी। थर्ड इज बेटा फॉर्मूला शीट, जितने भी फॉर्मूलाज हमने अभी तक बनाए हैं वो फॉर्मूला शीट बना लो, उसको लिख लो। ठीक है, फोर्थ इज डीपीपी एंड फिफ्थ इज मॉड्यूल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी ही करनी पड़ेगी, तभी आप सारी चीजें अच्छे से एक्सेल कर पाओगे फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, जितना मैंने समझाया बस उतना समझ लो, काफी है, ज्यादा डिटेल में मत जाना। जो हमने स्टार्टिंग में एंट्रोपी के फॉर्मूलाज पढ़े थे, पहले जनरल फॉर्मूला याद कर लो, उसके हिसाब से ट्रिक्स से अप्लाई कर लो, और अगर फॉर्मूलाज याद करने में दिक्कत आती है तो जिस मेथड से मैंने कराया है उस तरह से कर लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में आपको फॉर्मूलाज कैसे भी याद होने चाहिए। देखो मुझे नहीं याद होते हैं तो मैं हमेशा डिराइव कर लेती हूँ, मेरे को आसान लगता है डिराइव करना, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना। अगर आपको वैसे अच्छा लगता है तो आप वो कर लीजिए, नहीं तो आप फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। मैंने ट्राई किया है कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, यस, तो आई होप आपको आज चीजें समझ आई हैं, आपको अच्छा लगा होगा बेटा। वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।